हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले आप लोगों ने एक एसवीएफ का एक केस देखा है जिसमें आपने डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव की थी डिक्रीजिंग डिस्चार्ज के लिए। अब आपको इंक्रीजिंग डिस्चार्ज के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करनी है। तो जो एजम्पशंस हमने माने थे इन डिक्रीजिंग डिस्चार्ज के लिए एसवीएफ के लिए फॉर्मूला डिराइव करते हुए वो सारे एजम्पशंस हम लोग यहाँ पर भी लेंगे। कुछ चेंज होंगे एजम्पशंस में, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक, जैसे उस केस में हमने ये माना था कि जो एनर्जी लॉस है वो बिल्कुल एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, एनर्जी लॉस ज़ीरो है, मतलब E1 = E2 है, हमने ऐसा माना था। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो एनर्जी लॉस हम लोग मानेंगे और वो ये भी मानेंगे कि एनर्जी लॉस इतना ज़्यादा है कि उसको हम लोग डिराइव ही नहीं कर सकते हैं। जब नहीं डिराइव कर सकते हैं तो सीधी बात है कि जो एनर्जी है जो एनर्जी अवेलेबल है वो इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है कि हम उसका डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते। तो मतलब एनर्जी मेथड जो है वो यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। जब एनर्जी मेथड यहाँ पर यूज़ नहीं होगा तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन बचता है मोमेंटम इक्वेशन का। तो यहाँ पर हम लोग मोमेंटम इक्वेशन को यूज़ करेंगे। चलिए एजम्पशन देखते हैं। एजम्पशन क्या होता है कि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को हमने हाइड्रोस्टैटिक माना हुआ है। पहले भी मैंने ये बात डिस्कस की थी कि एक्चुअल में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, क्योंकि कोई भी फ्लो ऐड किया जा रहा है, इसमें तो एडिशन का केस है, तो ऊपर से या साइड से कहीं से भी फ्लो अगर ऐड किया जाएगा तो प्रेशर को डिस्टर्ब करता है, वेलोसिटी को भी डिस्टर्ब करता है, फ्लो के डायरेक्शन को डिस्टर्ब करता है। लेकिन हम ये मानते हैं कि जो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरी तरह से क्या है, हाइड्रोस्टैटिक है, यानी लीनियरली वेरिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। नेक्स्ट है वन डायमेंशनल मेथड एनालिसिस यूज़ किया जाएगा। ऑल्दो पहले ही ये बात क्लियर है कि जिस डायरेक्शन से ऐड किया जाएगा सभी डायरेक्शंस में वेलोसिटी डेप्थ सब कुछ अलग अलग होगा हर एक पार्टिकल का, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक डायरेक्शन लेंगे जो कि फ्लो का डायरेक्शन होगा, और वो डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में जो फ्लो होगा वो हम सिर्फ वन डायमेंशनल मेथड को लेंगे। थर्ड जो है वो ये है कि बहुत ज़्यादा जो फ्रिक्शनल लॉसेस होंगे वो भी कंसीडर किए जाएंगे, और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो फार्मूला होगा वो मैनिंग्स फार्मूला होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो होगा वो ये है कि जो भी एयर के इफ़ेक्ट को भी हम लोग निगलेक्ट करेंगे। मोमेंटम इक्वेशन में एयर का भी इफेक्ट होता है, अगर वो इफेक्ट हम लोग कंसीडर करते तो हमें उसका इफेक्ट लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हम उसका इफेक्ट को हटा ही दे रहे हैं तो हमें उसका इफेक्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो एजम्पशन है कि चूंकि लैटरल फ्लो हो रहा है लेकिन हम उसके इफेक्ट को भी मोमेंटम के इक्वेशन में नहीं ले रहे, ना एयर का इफेक्ट लिया जा रहा है, ना ही अगर साइड से वाटर ऐड हो रहा है जो यूनिफॉर्मली स्पीड में, तो उसको भी इफेक्ट को मोमेंटम इक्वेशन में उसके थ्रू जनरेट होने वाले मोमेंटम को किस तरह से नहीं लिया जाएगा। स्टडी फ्लो को कंसीडर करना है, अनस्टडी फ्लो को नहीं करना है। चैनल जो है वो प्रिज्मेटिक है और उसका स्लोप जो है वो कम है। ये सभी प्रीवियस ही डिस्कस हो चुके हैं। अच्छा, ये देखिए, इसमें हमने क्या किया हुआ है, फ्लो को रिप्रेजेंट किया है। देखिए ये जो है ये हमारा बेड स्लोप है, ये है वाटर का लेयर है। यहाँ से क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली स्पीड में वाटर जो है वो ऐड किया जा रहा है। यहाँ पे हमने टोटल ये इतना अपने कंट्रोल वॉल्यूम ले लिया। इस कंट्रोल वॉल्यूम के सेक्शन 1 पे देखिए जो प्रेशर है उसे हमने P1 से इंडिकेट किया है। सेक्शन 2 पे जो प्रेशर है उसे हमने P2 से इंडिकेट किया है। इसके अलावा जो इसके अंदर कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जो वाटर है उसका जो वेट है वो कैपिटल W है, और वह एक्ट क्या करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। और अगर ये जो स्लोप है अगर वो थीटा है तो इस वेट का जो टर्म जो फ्लो की डायरेक्शन में रहेगा वो होगा W sin थीटा। ठीक, इसके अलावा फ्रिक्शनल फोर्सेस भी ऐड करेंगे। जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं उनका डायरेक्शन, जो फ्लो का डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जो हमने कंट्रोल वॉल्यूम लिया हुआ है इसका जो डिस्टेंस है बेड स्लोप के पैरेलल में, वो डिस्टेंस जो है वो है Δx है। ठीक, अब देखिए
कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होंगी, जैसे कि ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है क्लास में। अगर आपको मोमेंटम बोला जाता है तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बीटा रो क्यू स्क्वायर बाई ए। इसमें से बीटा क्या है, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर है, रो क्या है, मास डेंसिटी ऑफ वाटर है, क्यू क्या है, फ्लो है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है फ्लो का, और एम क्या है, मोमेंटम फ्लक्स है। प्रेशर पी जो है वो प्रेशर फोर्स है, और इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा गामा ए वाई बार। गामा क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो, और वाई बार जो है जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है फ्लो का, उसका सी जी वाटर सरफेस से कितना डिस्टेंस पर है, ये आपका वाई बार है। नेक्स्ट जो है वो है फ्रिक्शनल फोर्स, जिसे हमने एफ एफ से रिप्रेजेंट किया है, और उसका फॉर्मूला होगा गामा ए एस एफ मल्टीप्लाइड बाई डेल एक्स, जिसमें से एस एफ क्या है, स्लोप है, फ्रिक्शनल स्लोप है यानी एनर्जी स्लोप है हमारा, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वाटर का मतलब फ्लो का, डेल एक्स जो है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में डिस्टेंस है, और गामा जो है वो यूनिट वेट है। डब्ल्यू साइन थीटा जो है वो वाटर का कंपोनेंट है, वाटर के वेट का कंपोनेंट है इन डायरेक्शन ऑन, जिस डायरेक्शन में फ्लो कंसीडर किया जा रहा है उस डायरेक्शन में। नेक्स्ट जो है वो है वाई बार हमने ऐसे ही बोला, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया अवेलेबल है उसका सी जी है वाटर सरफेस से। कैपिटल डब्ल्यू यानी जो वेट है वो वेट कैसे कैलकुलेट होगा, वो यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई डेल एक्स। अच्छा, यूनिट वेट ऑफ वाटर अगर आपको ध्यान हो तो हम लोग जब एफएम पढ़ते थे तब हमने वेट डेंसिटी वर्ड यूज़ किया था। वेट डेंसिटी यानी स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू रो इंटू जी, वही वेट डेंसिटी ही यहाँ पर यूनिट वेट के टर्म्स में रिप्रेजेंट की जाती है। तो वेट डेंसिटी को यहाँ पर हम लोग गामा से इंडिकेट कर रहे हैं, तो गामा इक्वल टू होगा रो इंटू जी। एस एफ मतलब एनर्जी स्लोप है, एस नॉट यानी बेड स्लोप है। जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि चूँकि एनर्जी का जो डिफरेंस हो रहा है उसको निकाल पाना मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग मोमेंटम इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो जब हम लोग मोमेंटम इक्वेशन लगाएंगे, इसमें मोमेंटम इक्वेशन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, P1, ये क्या हो जाएगा P1 माइनस P2 प्लस डब्ल्यू साइन थीटा माइनस एफ एफ इक्वल टू M2 माइनस M1, यही यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। अब दोनों साइड में, अच्छा एक चीज़ और, M2 माइनस M1 सेक्शन 1 पे कोई भी चीज़ माइनस सेक्शन 1 पे कोई भी चीज़, उसको हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, तो M2 माइनस M1 को हम लोग डेल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह P2 माइनस P1 को हम लोग डेल P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है कि सेक्शन 1 पे जो अवेलेबल एनर्जी है वो ज़्यादा है सेक्शन 2 पर अवेलेबल डेप्थ के, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि सीधी बात है लीनियरली वेरिएट हो रहा है, P जो है वो लीनियरली वेरिएट हो रहा है और Y जो है वो आगे जाने पे कम हो जा रहा है। मतलब क्या हो जाएगा कि P2 जो है वो कम हो जाएगा और P1 जो है वो आपका ज़्यादा है। तो जब आप लोग P2 माइनस P1 देखेंगे तो P2, चूँकि हम P2 माइनस P1 को डेल P बोल रहे हैं और यहाँ पर क्या है P1 माइनस P2 रहेगा, तो जब P1 माइनस P2 होगा, P1 माइनस P2 ही पॉजिटिव आएगा। लेकिन चूँकि यहाँ पर डेल P हम लोग जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, P2 माइनस P1 के लिए, तो यहाँ पर निगेटिव साइन जो है वो हमारा आ जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास वर्ड है वो P1 माइनस P2 है, ना कि P2 माइनस P1। ये मैटर नहीं करता कि क्या ज़्यादा है क्या नहीं, हमने जो यूज़ किया है नोटिफिकेशंस उसके अकॉर्डिंग सेक्शन 1 पे कोई भी टर्म माइनस सेक्शन 2 पे कोई भी टर्म, उसको हम लोग पॉजिटिव वे में ले रहे हैं। जैसे देखिए हमने M2 माइनस M1 को डेल M किया, इस तरह यहाँ पर अगर P2 माइनस P1 होता तो हम उसे डेल P लिखते, लेकिन यहाँ पर क्या है P1 माइनस P2 है, तो मतलब माइनस का डेल P होगा प्लस W का साइन थीटा माइनस का FF, दोनों साइड हम लोग डेल X से डिवाइड कर देते हैं। जब दोनों साइड हम लोग डेल X से डिवाइड कर देते हैं तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो ये मिलेगा। अच्छा एक चीज़ और, जो साइन थीटा है वो ऑलरेडी जो थीटा है वो बहुत स्मॉल है, तो मतलब साइन थीटा जो है वो S0 के बराबर हो जाएगा।
इसके बाद हम क्या करते हैं, हम एफ की वैल्यू रख देते हैं, डब्ल्यू की वैल्यू रख देते हैं जो अभी अभी हमने सीखी हैं। इन सभी में क्या होगा, ये डेल एक्स जो है वो कट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है, ये देखिए ये दोनों जो हैं वो क्या है, रेशियो हैं। तो ये रेशियो तो क्या है, कांस्टेंट ही रहेंगे आगे उसमें, तो हम लोग इस डेल को डी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो आगे हमारे पास इक्वेशन बचा इसे हम इक्वेशन 1 से इंडिकेट करेंगे। जो नेक्स्ट हमें देखना है, ये देखिए ये जो हमें अब क्या होगा, इसमें हर एक टर्म को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो टर्म हमें लेना है वो क्या लेना है, ये जो dm/dx यहाँ पर था, ये देखिए ये जो dm/dx लेना है, इसको हमें सॉल्व करना है सबसे पहले। तो देखिए d/dx ऑफ m की वैल्यू बीटा रो क्यू स्क्वायर बाई ए। देखिए इसमें बीटा और रो तो x डायरेक्शन चेंज होने पर भी बीटा और रो जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे जब आप लोग देखते हैं तो क्यू भी चेंज हो रहा है और डेप्थ भी चेंज हो रही है, फ्लो का डेप्थ भी चेंज हो रहा है। जब फ्लो का डेप्थ भी चेंज हो रहा है तो सीधी बात है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो भी चेंज होगा। मतलब क्यू और ए दोनों ही किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। तो जब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें एक एक बार करके से डिफरेंशिएट करना होगा। तो फर्स्ट टाइम हम करते हैं इसके लिए क्यू के लिए, तो d/dq ऑफ क्यू स्क्वायर बाई ए dq/dx प्लस, अच्छा इसी को पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए ये इतना बचा d/dq क्यू स्क्वायर बाई ए तो कांस्टेंट हो गया, ये बचा 2q बाई ए और dq/dx। अब देखिए dq/dx को ही हम लोग क्यू स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब लीनियरी जो है कितना वाटर ऐड किया जा रहा है उसे हम लोग क्यू स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेट ऑफ फ्लो जो ऐड हो रहा है। तो ये चीज़ हो गया ये 2q/a क्यू स्टार। नेक्स्ट आप देखें तो दूसरा टर्म देखते हैं, ये यहाँ पर क्या विद रिस्पेक्ट टू ए किया जा रहा है, मतलब क्यू जो है कांस्टेंट है तो क्यू को एज इट इज़ बाहर ले लिया। ए की पावर है -1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 और डिफ्रेंशिएट करने पर ए की पावर हो जाएगा -2 और dA/dx आ जाएगा। dA/dx के डायरेक्टली कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, लेकिन dA/dy मल्टीप्लाइड बाई dy/dx, इसके लिए dA/dy के लिए हमारे पास फॉर्मूला है और वो क्या होता है, टॉप विथ। तो फॉर्मूला जो आगे बना वो बना सॉल्व करने पर क्यू स्क्वायर t डिवाइड बाई ए स्क्वायर dy/dx। dm/dx की इस वैल्यू को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और ये वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 2 इसको बना दीजिए। और नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट जो टर्म लेना है वो लेना है क्या, ये dp/dx। अब dp/dx देखते हैं, dp/dx में देखिए p का फॉर्मूला अभी भी ऊपर हमने जब सारे वर्ड्स क्या हैं ये हमने देखा था, तो वहाँ पर भी हमने देखा था कि p का जो फॉर्मूला है वो क्या है, गामा ए वाई बार। अब गामा ए वाई बार जब आप लोग देखें तो यूनिट वेट ऑफ वाटर यानी गामा तो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन ए और वाई ये दोनों ही चीज़ें एक्स का फंक्शन है। तो जब एक्स का फंक्शन है तो ये भी डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकते, तो एक बार ए के लिए और एक बार वाई के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट टाइम देखिए, फर्स्ट टाइम में हम लोग वाई के लिए करते हैं। जब वाई के लिए किया तो ए dy बार डिवाइड बाई dy बार मल्टीप्लाइड बाई dy बार डिवाइड बाई dx 1 बचा, यानी ये। और दूसरी बार में हमने y बार को कांस्टेंट माना और विद रिस्पेक्ट टू a किया। जब ऐसा किया हमने तो अभी हमें इसके लिए भी एक इक्वेशन चाहिए, इसे अभी हम इक्वेशन नंबर 3 बना के रख देते हैं क्योंकि आगे ये सॉल्व होगा। देखिए ये हमारे सामने जो है इसको आपको सीखना है। ये देखिए ये जो आपके सामने बना हुआ है ये एक रैंडम सा क्रॉस सेक्शन बनाया गया है। इसमें है क्या कि ये जो डेप्थ है, ये जब सेक्शन 1 पे थे तब हमारा डेप्थ ऑफ वाटर ये था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो क्या हो गया, जो डेप्थ ऑफ वाटर है वो चेंज हो गया, बढ़ गया, क्योंकि हमने इंक्रीजिंग डिस्चार्ज का केस देख रहे हैं। तो वाटर का डेप्थ जो ये सेक्शन 1 पे, और जब ये बढ़ गया तो ये सेक्शन 2 पर ये बढ़ा हुआ डिस्टेंस हो गया। यहाँ पे देखिए अगर आप सभी वैल्यूज़ को देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ये जो पूरा एरिया है ये क्या है, ए है, ठीक। और ये जो अभी जो बढ़ा है ये एरिया जो है वो डी ए है। अब ये हमारा प्रीवियस का वाटर सरफेस था, इस सरफेस से जो सी का जो डिस्टेंस था उसे हमने क्या वाई बार से रिप्रेजेंट किया है, ठीक। दूसरा क्या है कि टोटल जो डिस्टेंस है वाटर का उस सरफेस से जहाँ पे 1 लिखा हुआ है वो क्या है, वाई है।
और जो नया जो एक्स्ट्रा डेप्थ और बढ़ गया है वो क्या है, dy बढ़ा हुआ है। ठीक, अब हमें करना क्या है कि हमें मोमेंट लेना है, एरिया का मोमेंट लेना है न्यू वाटर सरफेस से। तो देखिए पहले तो आप दो अलग अलग पार्ट में मानते हुए इन्हें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एरिया लेते हैं, सिर्फ इतना एरिया लेते हैं। तो ये एरिया क्या है, वो एरिया है ए एरिया है, और अपर सरफेस वाटर का लेना है तो इसका CG का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक के लिए y बार प्लस dy। तो मतलब कैपिटल A मल्टीप्लाइड बाई y बार प्लस dy, जो कि ये लिखा हुआ है। ठीक, अब दूसरा एरिया देखते हैं। दूसरा एरिया जो है वो है dA, और ये जो है पूरी डेप्थ जो है इसकी है dy। तो न्यू जो वाटर सरफेस है उससे इसका CG जो हो जाएगा वो dy/2 पे हो जाएगा। मतलब जो मोमेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, dA मल्टीप्लाइड बाई dy डिवाइड बाई 2, यही होगा। ये देखिए dA मल्टीप्लाइड बाई dy डिवाइड बाई 2। ये तो क्या हो गया, पूरे एरिया को हमने पार्ट में लेकर सॉल्व कर दिया। अब हम क्या करेंगे, पूरा एरिया एक साथ लेंगे। आप लोगों को मैकेनिक्स में ये सिखाया गया होगा कि टोटल CG अगर कैलकुलेट करना होता है, और जब हमारा सेक्शन अलग अलग सेक्शन होते हैं, अलग अलग मटेरियल का बना होता है हमारा कंपोजिट मटेरियल, तो उसका CG कैसे कैलकुलेट करते हैं उस समय सिखाया गया होगा। तो टोटल एरिया अगर आप देखें तो वो हो जाता क्या है, A प्लस DA। तो टोटल तो एरिया हो गया, लेकिन इसका CG, इन दोनों का कंबाइंड CG कहाँ पर होगा। देखिए नीचे वाले सेक्शन का तो CG हमें पता है y बार पर है, लेकिन ऊपर वाले सेक्शन बढ़ जाने की वजह से जो टोटल CG है, मान लेते हैं कि वो dy बार जो है वो इंक्रीज हो गया। तो टोटल जो CG हो गया वो क्या हो गया, y बार प्लस dy बार। यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है, पूरा। देखिए अब क्या करना है, इन सभी ब्रैकेट्स को हम लोगों ने ओपन कर दिया। जब ओपन कर दिया तो ये ay बार हो जाएगा कैंसिल। इसके बाद जो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर के स्मॉल क्वांटिटीज़ है, मतलब जैसे कि ये dA मल्टीप्लाइड बाई dy और ये dA मल्टीप्लाइड बाई dA बार, इन्हें भी हम लोग क्या कर देते हैं, इन्हें हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। तो बचे क्या, 3 टर्म बचा, A dy बार प्लस y बार dA। इसको हम लोगों ने आगे लिखा, दोनों साइड में dx से डिवाइड कर दिया। जब dx से डिवाइड कर दिया तो क्या हमें मिला, ये फॉर्मूला, ये हमें इक्वेशन मिला। अब ज़रा आप इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखिए, क्या यही जो वैल्यू है वही वैल्यू ये नहीं है, ये इक्वेशन नंबर 3 का इतना पार्ट। तो देखते हैं तो हमें सेम वैल्यू मिलती है। तो यहाँ सर हम dp/dx की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब dp/dx की वैल्यू इक्वल टू गामा मल्टीप्लाइड बाई ये वैल्यू a मल्टीप्लाइड बाई dy/dx, मतलब कि ये हमें dp/dx की भी वैल्यू हमें मिल गई। अब ये सारी वैल्यूज़ उठाकर हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। जो dm/dx की वैल्यू निकाली थी हमने किससे, इक्वेशन नंबर 2 से कैलकुलेट करके निकाली थी, उसे रख देते हैं। और इक्वेशन नंबर 4 से जो dp/dx की वैल्यू निकाली थी वो भी हम लोग रख देते हैं। बाकी 2 वैल्यूज़ भी ऐसे ही रख देते हैं। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, एक चीज़ और, एक और फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा, वो क्या होगा, गामा इक्वल टू रो इंटू जी, वो फॉर्मूला यूज़ होगा। और हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, ये है रो मल्टीप्लाइड बाई बीटा है, तो यहाँ पर हमने रो इक्वल टू गामा बाई जी से इसको रिप्लेस कर दिया है, और फिर दोनों साइड गामा मल्टीप्लाइड बाई ए से डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड कर दिया तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगा वो ये बचेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि dy के टर्म्स को, यानी ये और ये, इनको एक साइड में लेके जाते हैं। जब एक साइड में लेके जाते हैं तो dy/dx कॉमन ले लेते हैं और फिर इनको एक साथ नीचे भेज देते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचता है वो ये बचता है। ठीक, अब देखिए फिर से वही बात कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, इंक्रीजिंग डिस्चार्ज के लिए है, SVF के लिए है। अब अगर ये जो Q स्टार है इसे 0 कर दिया जाए तो ये GVF में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम इसको 0 कर देंगे तो ये टर्म हो जाएगा 0, और बचा क्या, ये बचा। तो अगर आपको ध्यान हो तो ये क्या है, ये आपका SVF का डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है, मतलब ये हमारा इक्वेशन जो है वो सही है।
ये है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर इंक्रीजिंग डिस्चार्ज, SVF का केस है। अगर जो मैंने दोनों चीज़ें डिफरेंशियल इक्वेशन की बताई हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों को अगर आप दोनों इक्वेशंस को आप पढ़ लेते हैं, इसका डेरिवेशन पढ़ लेते हैं, तो इनके न्यूमेरिकल्स वगैरह आपको नहीं करने हैं, इतना ही आपके सिलेबस में है। इन दोनों से हमेशा लगभग क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इतना अगर आप कवर करते हैं तो आपका SVF जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।